हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी लिपिडेमिक्स ड्रग्स यानी कि लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। तो इन ड्रग्स को प्राइमरीली जब यूज किया जाता है जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या हम लोग बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। उस कंडीशन से बचने के लिए एंटी लिपिडेमिक्स का यूज किया जाता है। प्राइमरीली अगर हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद में यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद भी इन मेडिसिन का कई बार यूज किया जाता है। तो कंप्लीट फार्माकोलॉजी इसकी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो के एंड में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कंप्लीट फार्माकोलॉजी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एंटी लिपिडेमिक्स यानी कि लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो एंटी लिपिडेमिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिपिड लोअरिंग एजेंट बोलते हैं। तो प्राइमरीली ये क्या होती है? ऐसी मेडिसिन होती है जब किसी पेशेंट के अंदर लिपिड्स का लेवल बढ़ जाता है। लिपिड्स की बात करूं तो यहां पे मैं बात कर सकता हूं ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्राइमरीली। वैसे तो चार कैटेगरीज होती है, जैसे VLDL होता है इस तरीके से, ठीक है। बट इसको मैं मेनली बात करूं तो LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL है वो बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और LDL है वो बॉडी के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और ये लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन है वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लाक्स बन जाते हैं और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को यस हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। अगर ये क्लॉट ब्रेन में होंगे तो स्ट्रोक का खतरा उस पर्सन को हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी क्या होते हैं? प्लाक फॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो इनका जो लेवल है वो नॉर्मल हेल्दी लेवल होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा हेल्दी लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। और ये मेडिसिन देने के बाद कितना होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्राइमरीली ये ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि LDL के लेवल को डिक्रीज करे, HDL के लेवल को बढ़ाए यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करे ताकि हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रिस्क है वो कम किए जा सके। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। दे आर एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स यूज्ड, कब यूज करी जाती है? जैसा कि मैंने बताया, LDL के लेवल को रिड्यूस करे यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करे, लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करे? कम करे और इंक्रीज करे किसका लेवल? HDL जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिससे जो भी रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लड वेसल्स में प्लाक जमना, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक जैसे रिस्क है उनको कम किया जा सके दोस्तों। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया एंटी लिपिडेमिक्स को यूज कब करेंगे हम लोग? जब LDL का लेवल बढ़ा हो तो उसे कम करने के लिए, HDL का लेवल कम हो रखा है तो उसे बढ़ाने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए। लेकिन कब पता चलेगा कि किसी पेशेंट में इनका लेवल एबनॉर्मल है? तो वो पता हमें चलता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? सिंपली वेन से, यानी जो अपने हाथ में वेन होती है, जिसे हम लोग अपर साइड की वेन्स को सिफेलिक वेन कहते हैं और नीचे साइड को बेसिलिक वेन कहते हैं, यहां से ब्लड सैंपल ले लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद में यस उसे हम लोग कौन सी वायल में देते हैं? या तो रेड टॉप वायल में लिया जाता है, ठीक है। जब भी लिपिड प्रोफाइल किया जाता है तो रेड टॉप जो वैक्यूटेनर होता है उसमें ब्लड लिया जाता है, या फिर गोल्ड टॉप जो होती है, गोल्ड कलर की जो होती है, उसके अंदर यूज किया जो है सैंपल लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए ये प्लेन वायल होती है, इसके अंदर किसी प्रकार का यस कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। रेड टॉप वायल के अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लड जम जाएगा, जमने के बाद सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो अपने पास जो बचेगा वो क्या होगा? सीरम। तो इसे सीरम एक्सट्रैक्टर, जो गोल्ड टॉप वाइन होती है उसे सीरम एक्सट्रैक्टर वायल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ब्लड टेस्ट किया जाता है, उस ब्लड में फिर लेवल देखे जाते हैं। तो कौन कौन से लेवल देखे जाते हैं दोस्तों? सिंपली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों वो अपना होना चाहिए 180 से बिलो। यस दोस्तों याद रखिएगा, लेस देन 180 जो है अपना
मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml ब्लड। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 तक बॉर्डर लाइन होती है और 220 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक इनका रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरी बात, ये दो पार्ट में होता है, यस, इसको ए और बी लिख सकता हूं मैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो याद रखिएगा एलडीएल का जो लेवल होता है वो होना चाहिए लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, यानी 100 ml ब्लड में ये देखिए लेस देन का साइन है, ठीक है। तो 130 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। और एचडीएल है वो ज्यादा होना चाहिए, ये ग्रेटर देन का साइन है, वो ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा 50 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से, 50 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज्यादा होना चाहिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर ये कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल रप्चर होने के रिस्क हो जाएंगे। और एलडीएल अगर बढ़ जाएगा तो क्लॉट, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर एलडीएल बढ़ेगा तो क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, और एचडीएल घटेगा जो कि बढ़ना चाहिए तो वहां पे ब्लड वेसल रप्चर होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी बात करता हूं ट्राइग्लिसराइड, जिसे शॉर्ट में टीजी हम लोग कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का जो हेल्दी लेवल है दोस्तों वो याद रखिएगा 130 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये 150 से 180 के बीच में है तो ये याद रखिएगा बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन लेवल है, यानी मॉडरेट रिस्क है पेशेंट को। और अगर 180 से ज्यादा है तो वहां पे रिस्क है उस पेशेंट को, किसका रिस्क है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उनका रिस्क वहां पे बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल 130 से 150 होना चाहिए। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 180 से कम होना चाहिए। अगर ये लेवल 200 तक भी है तो एक्सेप्टेबल है, बट 200 या 220 से ज्यादा है, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल ग्रेटर देन 220 हो जाए दोस्तों तो उसको अब किसका रिस्क है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क है, एथेरोस्क्लेरोसिस बन सकते हैं, प्लाक बन सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 से कम होना चाहिए, जिसमें भी एलडीएल है वो 130 से कम होना चाहिए और एचडीएल है वो 50 मिलीग्राम से ज्यादा होना चाहिए 100 ml ब्लड में। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या गोल है अपना, किसका, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं उनका क्या गोल है। यानी जब भी किसी पेशेंट को एंटीलिपिडेमिक्स दी जाती है तो इनका क्या गोल है, इनका गोल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यस, एलडीएल के लेवल को डिक्रीज करना फर्स्ट, सेकेंड बात करूं एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करना, और थर्ड गोल है दोस्तों इनका ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करना, बट एक सेफ लेवल के अंदर, ठीक है। तो वो सेफ लेवल क्या है दोस्तों, वो सेफ लेवल है, यस, एलडीएल का लेवल है वो 70 से 100 के बीच में मेंटेन करना। याद रखिएगा नॉर्मली मैंने बोला एलडीएल जो है, एलडीएल नॉर्मल कितना होना चाहिए, एलडीएल लेस देन 130 होना चाहिए, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट जब ये मेडिसिन दी जाती है तो एलडीएल को हमें 70 से कम भी नहीं जाने देना है और 100 से ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए। 100 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब डोज कम दे रहे हैं, और 70 से अगर कम आ रहा है इसका मतलब डोज ज्यादा जा रही है, तो डोज को जो है कम करना चाहिए, जो भी एंटीलिपिडेमिक दी जा रही है उसकी डोज को कम करना चाहिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गोल क्या है अपना, एलडीएल को घटाना, अगर बढ़ा हुआ है तो ठीक है, नॉर्मल है तो नहीं देना। दूसरा एचडीएल अगर कम है तो उसे बढ़ाना, और तीसरा ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कम करना। दिस इज द गोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडिकेशन या यूज, कब कब यूज करेंगे, ठीक है। तो दो यूज तो प्राइमरीली यही हो गए, अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा हुआ है तो यूज करेंगे, यानी हाइपरलिपिडेमिया है। दूसरा बात कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तब यूज करेंगे, अगर दोनों बढ़ा हुआ है तो भी यूज करेंगे। तीसरी फोर्थ जो यूज में बोल सकता हूं वो है कि किसी पेशेंट को रिस्क है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, उसमें यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक का रिस्क है किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से, तब यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने बातें अभी तक बताई है वही लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। यानी हाइपर कोलेस्ट्रोमिया हो जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, ऐसे हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो जाए, यानी ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए, या मिक्स्ड दोनों हो जाए, या फिर किसी पेशेंट को रिस्क है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का रिस्क है
उस पेशेंट के अंदर इनको दे सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क है, या फिर इस्कीमिक स्ट्रोक का रिस्क है, या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जैसे देखा जाता है कई बार किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस पेशेंट को जनरली एंटीलिपिडेमिक्स दी जाती है। तो एमआई के बाद में दोस्तों उस पेशेंट को तुरंत बाद में जो है एस्पिरिन स्टार्ट कर दी जाती है, जिसे इकोस्पिरिन कहते हैं, जिससे ब्लड पतला होता है, जिसे ब्लड थिनर भी बोल सकते हैं या एंटीप्लेटलेट भी बोल सकते हैं। दूसरा बात करेंगे, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपने सुना होगा एटोरवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे यूजेज हैं एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स के, यानी इन केसेस में हम लोग एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर। क्लासिफिकेशन, एंटी लिपिडेमिक्स को कितनी कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं दोस्तों? तो टोटल 5 कैटेगरी में इसे हम लोग पढ़ते हैं। यस, टोटल 5 कैटेगरी के अंदर इसको हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्टेटिन्स, स्टेटिन्स। ठीक है, सेकंड कैटेगरी होती है वो होता है दोस्तों रेजिन्स। थर्ड कैटेगरी होती है वो तो दोस्तों फाइब्रेट। फोर्थ कैटेगरी होती है दोस्तों वो होती है एंटी टीजी। एंटी टीजी का मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड, जहां भी टीजी लिख रहा हूं वो है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और फिफ्थ कैटेगरी जो होती है वो होती है दोस्तों दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड। एफ का मतलब फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो 5 कैटेगरी में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी है स्टैटिन्स, सेकंड वन है रेजिन्स, थर्ड वन है फाइब्रेट, फोर्थ वन है एंटी ट्राइग्लिसराइड और फिफ्थ वन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉरी ओमेगा 3 फैटी एसिड। चलेगा, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 गोल सेट किए थे, और वो 3 गोल कौन कौन से थे दोस्तों? 3 गोल अपने यहाँ पे थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। 3 गोल थे, एलडीएल के लेवल को कम करना, एचडीएल को बढ़ाना, और थर्ड गोल क्या था दोस्तों? यस, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करना। तो अगर मैं बोलूं इन पांचों कैटेगरी में से सबसे अच्छे तरीके से एलडीएल को कम कौन करती है, तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट तरीके से एलडीएल को डिक्रीज करने का काम कौन करती है? आगे लिखवा दूंगा। सबसे अच्छे तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी में सबसे इफेक्टिव तरीके से एलडीएल को कम कौन करती है, तो वो होती है स्टैटिन। अब मैं बोलूं कि इनमें से सबसे इफेक्टिव तरीके से एचडीएल को कौन बढ़ाती है, तो वो याद रखिएगा दोस्तों वो होती है एंटी टीजी। एचडीएल को सबसे इफेक्टिव तरीके से एंटी टीजी बढ़ाती है, ये यस इंपॉर्टेंट। और ट्राइग्लिसराइड को सबसे इफेक्टिव तरीके से कौन कम करती है, तो वो होती है दोस्तों ये वाली। ट्राइग्लिसराइड को सबसे इफेक्टिव तरीके से जो कम करती है वो फाइब्रेट्स होती है। आगे और समझा दूंगा इस पॉइंट को। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको लिखते हैं। आगे बात करेंगे स्टेटिन्स कौन कौन सी ड्रग्स आती है, लाइक आप लोगों ने नाम सुना होगा एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, ये सारी ड्रग है स्टेटिन्स। ठीक है, सेकंड आती है रेजिन्स। रेजिन्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो इसके अंदर ड्रग्स आती है लाइक कोलेस्ट्रामाइन आती है, कोलेस्टिपोल आती है, इस तरीके की ड्रग आती है। फाइब्रेट्स के अंदर जो ड्रग आती है आगे लिखवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। फाइब्रेट्स के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है फिनोफाइब्रेट आती है, ठीक है, क्लोफाइब्रेट आती है, गैम्फीब्रोजिल आती है, इस तरीके की मेडिसिन। एंटी ट्राइग्लिसराइड में एक ही एग्जांपल है दैट इज नियासिन, दैट इज विटामिन B3। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B3 आता है नियासिन, जिसे निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक एग्जांपल आता है DHA, डिकोसोहेक्सोएनोइक एसिड, दैट इज DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी के सभी अपने क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, इनको मैं आगे लिखवा देता हूं एग्जांपल के साथ में। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो 5 कैटेगरी जो मैंने लिखी है ये इस प्रकार से जो अभी अभी मैंने आपको बताई है दोस्तों। अब बात करेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है। एग्जाम्पल अभी दिखवाऊंगा, इसके बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे ये काम करती है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्टेटिन्स। तो स्टेटिन्स कैसे काम करती है? स्टेटिन जैसे एटोरवास्टेटिन आती है, सिम्वास्टेटिन है, प्रावास्टेटिन है, इस तरीके की मेडिसिन है। तो ये क्या काम करती है, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोस्तों HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर।
यस, एक ये एंजाइम होता है, यस, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्रिल, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्रिल, इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्रिल। ग्लूट्रिल तो इसका फर्स्ट लेटर ले लिया अपन ने, हाइड्रोक्सी, एम और जी, एच एम जी, को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। इस एंजाइम को ये इनहिबिट करती है, क्योंकि ये एंजाइम है वो एलडीएल का फॉर्मेशन करता है। यस, इस एंजाइम की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों? एलडीएल का फॉर्मेशन होता है इस वजह से, ठीक है। ओके, सेकंड बात करेंगे रेजिन्स। तो रेजिन्स क्या करती है? दे आर बाइल सिक्वेस्ट्रेंट। यस दोस्तों, तो ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होती है। अब देखिए बाइल क्या है, हमें अच्छे से पता है, बाइल यानी पित्त, जो कि अपना लीवर बनाता है, गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। तो बाइल का जो कंपोजिशन है, बाइल का कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं दोस्तों? बाइल के कंपोनेंट में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे बाइल साल्ट होते हैं, और इसके अलावा बात करेंगे बाइल पिगमेंट होते हैं। यस और नो? बाइल पिगमेंट जैसे कि बात करेंगे बिलरूबिन होता है, ठीक है, ये होता है। तो बिलरूबिन प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल साल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होकर के कॉम्बिनेशन में बाइल का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। वाटर भी होता है, ठीक है, 90% के अप्रोक्स वाटर ही होता है। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अपना बाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बाइल में भी देखिए कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल है, और ये मेडिसिन क्या करती है? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, यानी बाइल से कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है? सिक्वेस्ट करती है, रिड्यूस करती है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर भी जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये होती है अपने पास रेजिन्स, जिसका दूसरा नाम है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, यानी इन्हें हम लोग एंटी बाइल भी बोल सकते हैं, एंटी बाइल मेडिसिन भी कहा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, एंटी बाइल मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रही है, इसलिए गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का साइड इफेक्ट किसका होगा? रेजिन्स का होगा। तो रेजिन्स की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है अपने पास फाइब्रेट। तो फाइब्रेट जो होती है दोस्तों, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये लाइपेज एक्टिवेटर होती है। ये क्या होती है दोस्तों? लाइपेज एक्टिवेटर। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि लिपिड को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो लाइपेज एक्टिवेट होगा तो लिपिड टूटेंगे, तो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का लेवल कम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइपेज एक्टिवेटर होती है। एंटी टीजी, ये क्या है दोस्तों? ट्राइग्लिसराइड की एंटी है, यानी ये क्या करेगी? ट्राइग्लिसराइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। ये ट्राइग्लिसराइड को बनने से रोकती है दोस्तों। ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है? ट्राइग्लिसराइड में 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, जैसे कि इसका नाम है ट्राई। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? मिलकर के बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड। मिलकर के बनाते हैं दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। तो इसका फॉर्मेशन होने से ही रोक देती है एंटी टीजी मेडिसिन। और सबसे लास्ट आती है ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये अपने आप में एचडीएल के लेवल को बढ़ाती है, अपने आप में किसके लेवल को बढ़ाती है? ये एचडीएल को बढ़ाती है। इसमें अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो वहां पे उसका मात्रा बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो ये अपने पास हो गया अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर एक कैटेगरी का। अब इनका एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यस, ड्रग्स के एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? तो स्टेटिन्स में एग्जांपल आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि एटोरवा स्टेटिन, एटोरवा स्टेटिन, इसके अलावा सिम्वा स्टेटिन, इसके अलावा दोस्तों लोवास्टेटिन, इसके अलावा प्रावास्टेटिन, ठीक है, इसके अलावा रोसुवास्टेटिन, रोसुवा रोसुवा रोसुवास्टेटिन, ये सभी मेडिसिन आते हैं स्टेटिन्स के अंदर। दूसरा, रेजिन्स में क्या आएंगे? तो रेजिन्स एंटी कोलेस्ट्रॉल, सॉरी एंटी बाइल होती है। तो बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, तो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही है, इसलिए इसके एग्जांपल में आ जाएंगे कोलेस्ट्रिपॉल, कोलेस्ट्रिपॉल एंड कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्ट्रामाइन,
ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जांपल आ गए। ऐसे ही फाइब्रेट्स के अंदर एग्जांपल में फाइब्रेट आ जाएगा एंड में, जैसे इन सब के लास्ट में स्टेटिन आ रहा था ना, ऐसे इसमें आएगा जैसे फिनोफाइब्रेट, ठीक है, इसके अलावा क्लोफाइब्रेट, इस तरीके के, इसके अलावा गैम्फीब्रोजिल, इस तरीके के एग्जाम्पल है अपने पास। किस में आ गए दोस्तों, फाइब्रेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट आता है एंटी ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें ऑलरेडी मैंने बताया एक ही एग्जाम्पल आता है, चूंकि ये लाइपेज जो एंटी ट्राइग्लिसराइड है वो एंटी टीजी होती है, यानी ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रोकती है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है दैट इज नियासिन, नियासिन दैट इज निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, जिसे हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं दोस्तों, इजंट इट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। और इसमें एक एग्जांपल आता है दैट इज DHA, दैट इज डिकोसो हेक्सेनोइक एसिड, ये आता है दोस्तों। अब डिकोसो हेक्सेनोइक एसिड है वो बहुत सारी फिशेज के अंदर भी मिल सकता है, अखरोट के अंदर भी मिल सकता है, तो काफी जो ऐसे सोर्सेज है उनके अंदर ये प्राप्त किया जा सकता है। और नेचुरली सोर्स मैंने बताए। ऐसे ही अगर मेडिसिन फॉर्म में है तो कैप्सूल फॉर्म में आता है, जिसके अंदर ऑयल फॉर्म के अंदर डिकोसो हेक्सेनोइक एसिड उसमें होता है दोस्तों, जो डिकोसो हेक्सेनोइक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसे शॉर्ट में DHA कहा जाता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा DHA, जैसे ऑयल्स वगैरह के ऐड आते हैं ना, कुकिंग ऑयल आते हैं, उनमें आता है DHA वगैरह लिखा हुआ। DHA का मतलब है कि उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये फोर्टिफाइड जो होते हैं जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं जिसके अंदर DHA लिखा आता है वो थोड़े से कॉस्टली होंगे, क्योंकि वो फोर्टिफाइड है किसके द्वारा, DHA के द्वारा। तो कुकिंग ऑयल अगर DHA वाला अगर अपन लोग कंज्यूम करते हैं तो कुछ ना कुछ हद तक वो थोड़ा सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम कर सकता है दोस्तों। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन अपने पास में हो जाता है, स्टेटिन, रेजिन, फाइब्रेट, एंटी टीजी और ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैंने लिखा है सुंदर स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक करके वीडियो में इसको लिख सकते हैं। जो भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखे हैं वही सब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम के अंदर आगे हम लोग 3 क्वेश्चन अपने पास में आते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था क्लासिफिकेशन में। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू डिक्रीज LDL, LDL को डिक्रीज करने के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बताया, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी होगी दोस्तों? स्टेटिन्स होगी। कौन सी होगी दोस्तों? स्टेटिन्स होगी। और स्टेटिन में भी कौन सी? एटोरवास्टेटिन, जो कि HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, इनहिबिटर होती है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास में आता है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू इंक्रीज HDL, HDL के लेवल को इंक्रीज करने के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? तो HDL के लिए मैंने बताया था नियासिन। कौन सी ड्रग होती है दोस्तों? यस, नियासिन, यानी कि विटामिन B3। यस दोस्तों, जिसे हम लोग एंटी टीजी भी कहते हैं, एंटी ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन, यस, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करने के लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है? तो वो होती है दोस्तों फाइब्रेट। वो कौन सी होती है? फाइब्रेट, जैसे कि फिनोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट एंड गैम्फीब्रोजिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो देखिए, टोटल 5 कैटेगरी पड़े हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी के जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के कोई साइड इफेक्ट यूजुअली नहीं होते हैं, अनलेस कि उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए। ठीक है, तो जनरली ये जो 4 मेडिसिन जो क्लास है इनके साइड इफेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे कि मैं बात करूं स्टेटिन्स के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, तो स्टेटिन्स जनरली अगर मैं बात करूं तो ये कोज कर सकती है मसल पेन, मसल पेन जिसे हम लोग मायोपैथी बोल सकते हैं, मायोपैथी कोज कर सकती है, ये मसल पेन कोज कर सकती है। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स की वास्टिंग करती है, जिसे हम लोग रेब्डोमायोलाइसिस कहते हैं, मायोलाइसिस कहते हैं, ये यहाँ पे कोज कर सकती है स्टेटिन। ठीक है दोस्तों, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कोज हो गया। दूसरा रेजिन यानी बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट है, ये क्या कोज कर सकती है? तो ये दोस्तों GI अपसेट करेगी,
जीआई अपसेट कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकती है, कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकती है। और इसके अलावा मैं बात करूं, यस, गॉल ब्लेडर में स्टोन कर सकती है, स्टोन कोज कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही फाइब्रेट्स आती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इसकी तरह मसल मायोपैथी कोज करेगी। क्या करेगी? रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस कोज करती है। लेकिन इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसका अगर मैं बोलूं तो वो है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग यहाँ पे ये कोज करती है फाइब्रेट्स। इसके अलावा ये गॉल ब्लेडर, यस, इसके अलावा ये गॉल ब्लेडर में स्टोन भी करती है, गॉल ब्लेडर में स्टोन का फॉर्मेशन भी ये कर सकती है फाइब्रेट्स। ठीक है, और सबसे लास्ट एंटी ट्राइग्लिसराइड यानी कि नियासिन, इसके अंदर एग्जांपल है नियासिन। तो नियासिन क्या साइड इफेक्ट कोज कर सकती है? तो याद रखिएगा, ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो फेशियल फ्लशिंग करेगी और खुजली करेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रूराइटिस। बॉडी पे खुजली होना स्टार्ट हो जाएगी और फेस जो है लाल पड़ने लग जाता है, जिसे हम लोग फेशियल फ्लशिंग कहा जाता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा, स्टेटिन्स के सीवियर साइड इफेक्ट होते हैं, मसल पेन, मायोपैथी, रेब्डोमायोलाइसिस वगैरह कोज कर सकती है। रेब्डोमायोलाइसिस का मतलब होता है, रेब्डो मीन्स स्केलेटल मसल्स और मायोलाइसिस मतलब मसल्स की पैथी। ठीक है, तो रेब्डोमायोलाइसिस कोज कर सकती है। रेजिन्स है जो कि जीआई अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन करेगी। फाइब्रेट्स है दोस्तों, वो रेब्डोमायोलाइसिस करती है, गाल स्टोन कर सकती है। और मोस्ट कॉमनली इसका साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग है। और एंटी टीजी जो है दोस्तों, वो फेशियल फ्लशिंग और प्रूराइटिस कर सकती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, देखो रेब्डोमायोलाइसिस ये भी कोज कर रही है और रेब्डोमायोलाइसिस ये भी कर रही है, बट दोनों अगर ऑप्शन में हो तो फर्स्ट चॉइस किसको देंगे आप? स्टेटिन्स को वहां पे देना रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रेब्डोमायोलाइसिस सबसे ज्यादा ये करती है, सेकंड नंबर पे फाइब्रेट जो है करती है। बट दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, तब आपको इसका आंसर देना रहेगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होगी, स्टेटिन में आएंगे एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, ऐसी मेडिसिन आती है। रेजिन्स के अंदर आपके आ जाएंगे कोलेस्टिपोल एंड कोलेस्ट्रामाइन। फाइब्रेट्स में आ जाएंगे आपके फिनोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट एंड गैम्फिब्रोजिल। और एंटीटीजी में आ जाएगा नियासिन। दैट्स इट। ठीक है, ये जो मैंने लिखवाया है इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट अलग अलग मेडिसिन करती है। स्टेटिन्स जो है मायोपैथी, मसल पेन, फीवर और रेब्डोमायोलाइसिस करती है। साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी ये करती है दोस्तों। ठीक है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी भी इसको लिख लीजिएगा, हिपेटोटॉक्सिसिटी भी ये कोज करती है, यानी लीवर को भी ये डैमेज करती है कहीं ना कहीं स्टेटिन्स। ठीक है, तो स्टेटिन्स जब लगातार देते हैं तो वहां पे लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ में लीवर प्रोफाइल टेस्ट भी करने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ऐसे रेजिन्स है वो जीआई अपसेट, कॉन्स्टिपेशन और गॉल ब्लैडर स्टोन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा यस, फाइब्रेट्स है वो गॉल ब्लैडर स्टोन, मायोपैथी यानी रेब्डोमायोलाइसिस, नोजिया वोमिटिंग वगैरह कर सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। और नियासिन फेशियल प्लसिंग और प्रूराइटिस जो है कोज कर सकती है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कब ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए? तो याद रखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दो ही मेडिसिन होती है। यस, हम लोग बात कर सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्टेटिन एंड फाइब्रेट्स। फाइब्रेट और स्टेटिन कब नहीं देनी है? तो फाइब्रेट और स्टेटिन कब नहीं देनी है? प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। यस, बिल्कुल नहीं देनी है। प्रेगनेंसी अगर है किसी महिला को और अगर स्टेटिन और फाइब्रेट दे दिया तो ये जो बेबी है, इस बेबी के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो अंदर बेबी है, ये बच्चा जो है, इस बच्चे में क्या हो जाएगा? यस, इस बच्चे में मायोलाइसिस हो जाएगा, यानी ये बच्चे की डेथ हो सकती है। यानी कि ये दोनों की दोनों ड्रग है वो टेरेटोजेनिक है, टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक वो ड्रग होती है जिनको अगर एक प्रेग्नेंट महिला कंज्यूम करती है तो उसके वो फीटस को हार्म कर सकती है। ऐसी मेडिसिन को हम लोग टेरेटोजेनिक ड्रग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि ये ड्रग स्टेटिन्स और फाइब्रेट्स अगर एक प्रेग्नेंट महिला ने कंज्यूम करी तो उस फीटस को ये डैमेज कर सकती है और फीटस में क्या कर सकती है? मायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस, मसल लॉस कर सकती है, बेबी की डेथ हो सकती है इवन। तो इस वजह से ये टेरेटोजेनिक है, इसलिए स्टेटिन और फाइब्रेट को कभी भी प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना। अदर को यूज कर सकते हैं, लाइक क्या क्या बच गया अपने पास? रेजिन्स बच गए, इसके अलावा एंटी टीजी बच गए और
PUFA बच के उनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है ब्रेस्ट फीडिंग महिला। अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे में वो जा सकती है और वो अगेन मायोलाइसिस कोज कर सकती है। इसलिए इन दोनों ही कंडीशन में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी प्रेगनेंसी में और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर इन मेडिसिन को कभी भी नहीं देना चाहिए। किनको? स्टेटिन और फाइब्रेट को। बाकी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इनको दिया तो ये टेरेटोजेनिटी कोज करेंगे और फीटस के अंदर जो है रेब्डोमायोलाइसिस कोज कर देते हैं। क्वेश्चन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे इसी क्रम में मैं बात करूंगा पेशेंट की मॉनिटरिंग। तो जब भी किसी पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है, कौन सी मेडिसिन? एंटी लिपिडेमिक मेडिसिन दी जाती है, तब क्या क्या मॉनिटरिंग जरूरी है? तो 3 चीजें यहाँ पे मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है। पहला, लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना कम भी नहीं हो जाए कि उस पेशेंट को कम होने की वजह से समस्या हो जाए, यस और नो। दूसरा, वहां पे लिवर प्रोफाइल, क्योंकि स्टेटिन्स हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। और तीसरा जो दोस्तों होता है वो है मसल लॉस का पता लगने के लिए, जिसे हम लोग क्रिएटिन काइनेज टेस्ट बोलते हैं। तो 3 टेस्ट हो जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट और तीसरा क्रिएटिन काइनेज टेस्ट। ये तीनों टेस्ट समय समय पे करने चाहिए अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक एंटी लिपिडेमिक्स ले रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है मान लीजिए और वो कंप्लेन करता है कि उसे मसल पेन हो रहा है, यानी एक पेशेंट है और वो क्या क्या टेक कर रहा है, वो स्टेटिन्स ले रहा है, मान लीजिए स्टेटिन्स ले रहा है और वो कंप्लेन करता है मसल पेन की शिकायत करता है कि उसे मसल पेन हो रहा है, तो उस पेशेंट का ये टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मसल पेन किसकी वजह से हो रहा है? रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से। और उसका पता हम लोग लगा सकते हैं क्रिएटिन काइनेज टेस्ट के द्वारा। सीके क्रिएटिन काइनेज लेवल पता लगा लेंगे, क्योंकि क्रिएटिन काइनेज जब मसल्स टूटती है तो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और अगर इसका लेवल एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब मसल वास्टिंग हो गई है, इसका साइड इफेक्ट अपीयर हो गया है, उस मेडिसिन को रोक देना चाहिए। यस और नो दोस्तों? तो यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चले बड़े आगे हम लोग, तो ये हमने आज जो है एंटीलिपिडेमिक की फार्मेकोलॉजी पढ़ी है। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि किस प्रकार के एमसीक्यूज टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर? तो यस वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटिन्स। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कोई स्टेटिन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? एटोरवा स्टेटिन। गैम्फिब्रोजिल है वो फाइब्रेट्स होते हैं, यस ये फाइब्रेट्स होते हैं। कोलेस्ट्रामाइन जो है ये क्या होते हैं दोस्तों? रेजिन्स होते हैं। और नियासिन है वो एंटी टीजी होता है, एंटी ट्राइग्लिसराइड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटोरवा स्टेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर बी, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टेटिन्स? तो स्टेटिन्स का कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट मैंने बताया, दैट इज मायोपैथी, दैट इज रेब्डोमायोलाइसिस ये कोज करती है दोस्तों। यस और नो? फेशियल फ्लशिंग है वो नियासिन कोज करती है, यस और नो? इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? रेजिन्स की वजह से। रेजिन्स यानी एंटीबाइल मेडिसिन की वजह से। और हाइपरग्लाइसीमिया तो किसी की वजह से नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास मायोपैथी। तो ये जो है कॉमन साइड इफेक्ट है स्टेटिन्स का, यस और नो? तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लिपिड लोवरिंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है दोस्तों? स्टेटिन्स एंड फाइब्रेट्स, यस और नो? तो राइट आंसर आ जाएगा एटोरवा स्टेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट ऑप्शन में फाइब्रेट भी है, बट यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों अगर प्रेजेंट हो तो पहली चॉइस अपनी क्या होगी? हमेशा यानी स्टेटिन्स को फर्स्ट चॉइस हमें देना रहेगा। ठीक है, हाँ स्टेटिन का ऑप्शन नहीं होता तो आंसर गैम्फिब्रोजिल यहाँ पे हम लोग दे सकते थे दोस्तों, यस और नो? चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो राइट आंसर हो गया अपना सी। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ए पेशेंट ऑन स्टेटिन थेरेपी डेवलप मसल पेन, विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन फर्स्ट? तो सबसे पहली कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? तो जब भी स्टेटिन थेरेपी पे कोई पेशेंट होता है, लिपिड प्रोफाइल भी करते हैं, उसका हम लोग बात करेंगे
लीवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं और क्रिएटिन काइनेज भी करते हैं। यानी ये तीनों आंसर अपने सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा फर्स्ट, सबसे पहला कौन सा करना चाहिए? तो देखो मसल पेन हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेटर है किसका? रेब्डोमायोलाइसिस का, रेब्डोमायोलाइसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे रेब्डोमायोलाइसिस का पता लगाना है तो हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा? क्रिएटिन काइनेज टेस्ट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। यस और नो? वैसे तीनों टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करना चाहिए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मसल पेन के केस में सबसे पहले इसको करना चाहिए दोस्तों। अंडरस्टूड? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, चैट के अंदर लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर से कमेंट के अंदर लिखिएगा। और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आशा करता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल के बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।